हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मेरा नाम है रेखा देवी। जो आज की सच्ची घटना मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का। एक जिला लगता है रतलाम और रतलाम जिले का एक थाना लगता है बिलपोक और रतागढ़ खेड़े की मैं आपसे बात कर रही हूँ। 4 जनवरी 2022 की सुबह 7:30 बजे के आसपास का ये वाक़या रहा होगा। एक किसान होता है जिसका नाम होता है लाल सिंह और उसकी उम्र होती है लगभग 32 साल के आसपास। वो सुबह 7:30 बजे के आसपास अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए अपने खेत पर जाता है, ट्यूबवेल चलाने के लिए। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि गांव में लाइट आने का एक टाइम होता है। एक सप्ताह आती है दिन में और एक सप्ताह आती है रात में। जिस दिन लाल सिंह ट्यूबवेल चलाने के लिए अपने खेत पर जाता है उस दिन बिजली आने का टाइम सुबह का था, इसलिए लाल सिंह सुबह 7:30 बजे अपने खेत पर चला जाता है। जैसे लाल सिंह ट्यूबवेल को खोलता है, ट्यूबवेल के अंदर जाता है और अंदर जाकर ट्यूबवेल कई जो लोग होते हैं वो कोठड़ा भी बोल देते हैं। ट्यूबवेल के अंदर जाता है और स्टार्टर का बटन दबाता है। जैसे स्टार्टर का बटन दबता है एकदम वहां से बहुत ही भयानक जोरदार धमाका होता है। दोस्तों, धमाके के साथ बहुत मतलब काफ़ी जो धुआं है, धुआं उठता है। धुएं के साथ वहाँ जो मलबा पड़ा होता है वो भी साथ में उड़ता है। और गांव के आसपास के इलाकों में जैसे ही धमाके की आवाज़ को लोग सुनते हैं और उस भयानक मंजर को देखते हैं तो धीरे धीरे जहाँ तक भी धमाके की आवाज़ पहुँचती है लोगों का भारी भरकम जो जमावड़ा है वो लाल सिंह के ट्यूबवेल पर यानी कि घटनास्थल पर जाने शुरू हो जाते हैं। गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचते हैं और वो जाकर लाल सिंह को जोर जोर से आवाज़ लगाना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही धमाका हुआ था लाल सिंह के शरीर के मतलब फरकच्चे उड़ गए थे। सिर का आधा हिस्सा लाल सिंह का खेत में 60 फुट दूरी पर मिलता है और हाथ का आधा हिस्सा 40 फुट दूर खेत पर मिलता है। और जहाँ पर धमाका हुआ था वहाँ पर एक 4 फुट गहरा गड्ढा भी हो जाता है। गांव के इलाके के जितने भी लोग बाग इस धमाके की जगह को यानी कि घटनास्थल पर पहुंचते हैं और इस मंजर को देखते हैं तो वो एकदम से उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे ये कैसे हो सकता है, ये क्यों और कैसे हुआ है। इतना बड़ा धमाका ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इस घटनास्थल की और लाल सिंह की मौत की खबर कुछ लोग गांव वाले उनके घर तक पहुंचाते हैं कि उनके परिवार तक पहुंचाते हैं। जैसे ही लाल सिंह की मौत की खबर उनका परिवार सुनता है तो एकदम से पूरा परिवार का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। उसकी पत्नी और बेटी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। दोस्तों, उनकी पत्नी और बेटी की उम्र होती है 5 साल की। उनका एक बेटा होता है, उसकी उम्र होती है 7 साल की। लाल सिंह के 2 भाई होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। राकेश और मुकेश भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और जिसने भी इस मंजर को देखा सभी इस मंजर को देखकर हैरान रह जाते हैं कि यहाँ ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। सूंघने वाले कुत्ते होते हैं उनके साथ, एफएल की जो टीम होती है उसके साथ, और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और इस बात पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतना बड़ा धमाका यहाँ कैसे और क्यों हो गया, कहीं किसी की साजिश तो नहीं है। जो वो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो ये घटना हुई थी 7:30 बजे और पुलिस पहुंचती है 1:20 पर और इसके जो लाल सिंह के शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, जिले के जो एसपी साहब होते हैं वो एक ऐसा टीम बनाते हैं जिसमें बिलपोक के थाना अध्यक्ष, बाजना थाना अध्यक्ष और 5 उसमें हेड कांस्टेबल होते हैं, 4 उसमें कांस्टेबल लिए जाते हैं। एसपी साहब वो एसआई टीम बनाकर गांव और आसपास के इलाकों में उसको फैला देते हैं। जैसे उसको फैला देते हैं और उनसे कहते हैं कि सबसे कहो कि इस मामले की पक्की जानकारी जो भी हमें देगा यानी कि पुलिस की जो मदद करेगा उसे हम 10,000 रुपये का नगद इनाम देंगे, ये एसपी साहब ने बोला था। दोस्तों, एसपी साहब अपनी एफएसएल टीम और बड़े बड़े जो अधिकारी थे वहाँ की जहाँ पर बड़ा धमाका हुआ था और धमाके के कारण 4 फुट गहरा गड्ढा हो गया था, वहाँ से एफएसएल टीम जो होती है
वहाँ पर अपना जो प्रूफ है, जो वहाँ के जो सबूत हैं उनको जुटाना शुरू कर देती है। दोस्तों आपको हम बता दें कि एफएसएल टीम को वहाँ से क्या मिलता है। वहाँ से एफएसएल टीम को मिलता है जिलेटिन स्टिक डेटोनेट के कण मिलते हैं जिससे विस्फोट हुआ था। दोस्तों आपको हम बता दें कि जिलेटिन स्टिक डेटोनेट के कण जो होते हैं, जो पदार्थ होता है, उसको पहाड़ों में विस्फोट के काम में लाया जाता है। जैसे ही अधिकारियों और एफएसएल टीम को वहां से जिलेटिन स्टिक डेटोनेट के कण मिलते हैं तो वो जो एसपी साहब होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं। उनकी समझ में आ जाता है कि जो इस पदार्थ का यहाँ पर प्रयोग किया गया है ये सब एक साजिश के तहत किया गया, वरना जिलेटिन स्टिक डेटोनेट का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। अब जो अधिकारी होते हैं और जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनके जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये ऐसा कोई क्यों कर सकता है, इतना बड़ा काम कोई क्यों कर सकता है, ये साजिश क्यों कर सकता है। दोस्तों एसपी साहब ने जो एसआई टीम बनाकर गांव और घर घर पूछताछ के लिए उसको भेजा था, लेकिन एसआई टीम को वहां कुछ और ज़्यादा सुराग नहीं मिलता है। बस उनको एक नई चीज़ ज़रूर मिलती है कि वहां पर उनको एक सुरेश लोढ़ा नाम का व्यक्ति मिलता है, जिसके बारे में उनको पता चलता है कि यह 6 महीने पहले 20 गाँव में कितना ज़ोरदार धमाका हुआ था। और जब 6 महीने पहले ज़ोरदार धमाका हुआ था तब सुरेश लोढ़ा नाम का जो व्यक्ति अपने घर का ताला लगाया और अचानक से वहां से गायब हो गया। दोस्तों वो बताते हैं गांव वाले कि ऐसा ही अब भी जो लाल सिंह के साथ हुआ है। लाल सिंह आता है अपने खेत पर सुबह 7:30 बजे, लेकिन लाल सिंह के आने से पहले जो भी खेतों और गांव के आसपास के लोगों का कहना है कि जो सुरेश लोढ़ा नाम का व्यक्ति है यहाँ आसपास घूमता हुआ नजर आया था। क्योंकि वो शक के दायरे में इसलिए पुलिस उसको ले रही थी कि सुरेश लोढ़ा का यहाँ पर कोई काम नहीं है और ना ही इस एरिए में आसपास उसका कोई खेत है, इसलिए पुलिस उसको हिरासत में लेती है, उसे पूछताछ करती है। लेकिन सुरेश लोढ़ा पुलिस को किसी भी तरह की पक्की बात नहीं बताते हैं और ना ही पुलिस की वो मदद करते हैं। दोस्तों उसके बाद जो पुलिस है, वो पुलिस अधिकारी होते हैं, वो 6 महीना पहले जिसके यहाँ धमाकेदार विस्फोट हुआ था, धमाका हुआ था, उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाती है। उस व्यक्ति का नाम होता है पूर्व सरपंच भंवरलाल पाटेदार। उसको बुलाती है और पूछताछ करती है कि कैसे तुम्हारे यहाँ धमाका हुआ, किस कारण से हुआ, कैसे तुम बच गए थे, आखिर तुम्हारा क्या नुकसान हुआ था। दोस्तों पूर्व सरपंच भंवरलाल पाटेदार पुलिस को बताते हैं कि ऐसा ही जोरदार धमाका हमारे यहाँ हुआ था, लेकिन बीच में हमारे नीम का पेड़ आ गया था और जिसके कारण मैं बच गया था, वरना थोड़ा बहुत मैं घायल जरूर हुआ था, जिससे मेरा डॉक्टरी इलाज हुआ और मैं बच गया, वरना नीम का पेड़ नहीं होता तो मैं आज मेरे भी हालात लाल सिंह की तरह की होती। दोस्तों आखिर पुलिस पूछती है कि नीम के पेड़ का उसमें क्या रोल था, नीम का पेड़ कहाँ पर था। दोस्तों पूर्व सरपंच भंवरलाल पाटेदार पुलिस को बताते हैं कि एक तरफ वो स्टार्टर था और बीच में नीम का पेड़ था, एक तरफ नीम के पेड़ की ओटक में मैं आ जाता हूँ। जो भी धमाके से नुकसान हुआ वो सब नीम के पेड़ का हुआ और मैं थोड़ा बहुत घायल हो जाता हूँ। जैसे धमाके के साथ जो भी सामान बिखरा था या सामान उड़ा था वो मेरे ऊपर गिर गया था, जिससे मैं बच गया था, थोड़ा बहुत मैं घायल जरूर हुआ था, वो जैसे पुलिस को बताता है। दोस्तों इसके बाद पूर्व सरपंच भंवरलाल पाटेदार को पुलिस अपना छोड़ देती है और उसके बाद सुरेश लोढ़ा को वो गिरफ्तार करती है। और जैसे ही सुरेश लोढ़ा से सख्ताई से पूछताछ की जाती है तो सुरेश लोढ़ा पुलिस के सामने टिक नहीं पाता है, लेकिन जो वो पुलिस के सामने कहानी बताता है, कहानी सुनकर सभी के जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं और उनके पैरों तले की जमीन निकल जाती है। जो वो सुरेश लोढ़ा अपनी जो कहानी है वो पुलिस के सामने बयां करता है, तो पुलिस जैसे उसकी कहानी को सुनती है तो सभी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। सुरेश लोढ़ा पुलिस को बताता है कि 1 साल पहले की बात है, मेरी पत्नी
पूर्व सरपंच भंवर लाल पाटेदार के खेतों पर काम करने के लिए आया करती थी, यानी कि मेहनत मजदूरी करने के लिए आया करती थी। लेकिन एक दिन ये तीनों दोस्त मिलकर, पूर्व सरपंच भंवर लाल पाटेदार और एक इनका दोस्त लाल सिंह और एक दोस्त होता है इनका दिनेश, तीनों मेरी पत्नी के साथ मिलकर गैंगरेप करते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं, उसका बुरा हाल करते हैं और हैवानियत करते हैं, मारपीट भी करते हैं। दोस्तों, इसमें दो बात निकलकर सामने आती है। एक तो पुलिस को बताता है कि वो पुलिस थाने गया था, पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी, कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने उसकी किसी भी तरह का मतलब इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, इस मामले को इग्नोर कर दिया। दूसरा वो कहता है कि पुलिस थाने में इसलिए नहीं गया कि मेरी पत्नी की बदनामी होती, मेरी बदनामी होती, मेरी जो पत्नी है वो गांव में किस नज़र से चलती, पूरे गांव में मेरी पत्नी की बेइज्जती होती, मेरी पत्नी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वो तीनों दोस्तों से खुद ही अपनी पत्नी की बेइज्जती का बदला लेना चाहता था? उस वक्त इस केस में पुलिस को भी काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, क्योंकि पुलिस वालों को भी काफ़ी अच्छा बुरा बोला गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। एक लाइक से मुझे काफ़ी हौसला मिलता है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, मेरी सपोर्ट भी करना है। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे साथ बने रहें, वेट करते रहें और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। फिर मिलती हूँ, फिर आती हूँ आपके समक्ष और जल्दी आऊँगी। अब की बार ऐसी बात नहीं है। तब तक बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं, नमस्कार।